मोटी सैलरी होती है शिक्षक की, माना जाता है इंडिया में। जी। पैसे के मामले में सुकून भी बहुत होता है। तो आप चुना अगर आपने, मतलब सिविल की तरफ आप आए, तो उसमें उद्देश्य क्या था आपके अंदर में? सैलरी अच्छी थी या पैसा कमाना आपका, क्या उद्देश्य लेकर आप उतरे इसमें? देखिए, उद्देश्य तो मेरा इसमें सैलरी का बिल्कुल नहीं रहा है, क्योंकि सैलरी तो मैं पा ही रहा हूँ और भगवान की कृपा से मेरी पत्नी भी सेवा में है। अच्छा। तो दोनों लोगों का बस मतलब तब भगवान क्या ज़रूरत थी आपको सिविल में आने की? ये एक पैशन है जिसको कहेंगे। ये मेरा एक पैशन था और मैं कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं, चोट तो कोई नहीं है। कुछ लगता है कुछ झील होती लोगों के अंदर। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था, ये जो सपना जो मैंने सोचा था, जैसे एक जिद होती है अपनी, और जिद थी कि मुझे कुछ बार बड़ा बार करना फेल है। हुए आप, 4 बार फेल हुए। जब फेल होते थे तो अपने को मोटिवेट कैसे करते? अब ये तो भगवान की प्रेरणा कहेंगे, और साथ साथ मेरी पत्नी जो मेरा बहुत सबसे ज़्यादा सहयोगी के रूप में काम करती हैं, वो भी मोटिवेट करती हैं लगातार जब फेल कहीं होते से हैं। कहीं पुशअप किए जाते रहे होंगे कि चलो कोई बात नहीं, आपको पैसे की कमी है क्या, क्या आपको सब कुछ तो मिल गया है, जी। इस तरह कहने वाला कोई था? बिल्कुल, मेरी पत्नी का इसमें सबसे बड़ा रोल है। और जैसे कई बार क्या हुआ कि जब मेंस का रिजल्ट आया और हम देखे कि फेल हो गए, तो रोना आता था हम लोगों को, दुखी होते थे, वो भी दुखी होती थी, लेकिन फिर ये होता था कि नहीं, अभी जर्नी स्टार्ट करना एक है। गोल पे आपको कंसंट्रेट होना जरूरी है कि प्लान बी रखना जरूरी है? लेकिन आपने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया एक तरह से कहते हैं। आज के समय में पति भी इस नौकरी में थे, आप भी थी, और ये तो अधिकारी बन गए। अब तालमेल कैसे बनेगा आपका? जिनकी सोच बहुत निम्न स्तर की जी। होती है, उनके संबंधों में ऐसी चीज़ें आती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या दर्पण। यूपी पीसीएस का रिजल्ट निकला। अभी जो सफल हुए थे उनका मैं साक्षात्कार कर ही रहा था, इतने में आरओ समीक्षा अधिकारी, सह समीक्षा अधिकारी का भी रिजल्ट आ गया। हमारे साथ जो बैठे हैं ये थोड़ा अलग हैं, अंकित तिवारी जी, इस मामले में कि इन्होंने सावन भादो सब देखा है। जीवन के में जितने उतार चढ़ाव होते हैं सब देखने के बाद आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और लोग शुरुआत करते हैं प्लान ए से, बी प्लान को गुप्त रखते हैं, लेकिन इन्होंने शुरुआत किया प्लान बी से। अभी मैं रब साक्षात्कार ले रहा था, तब प्लान ए पर पहुँचे हैं। आखिर क्यों ऐसा इन्होंने किया, वो सब सारा अनुभव हम लेने की कोशिश करेंगे। अंकित तिवारी जी सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके इस मंच पर मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आप जैसे अनुभवी व्यक्ति के द्वारा मैं अपने विचारों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का मुझे एक अवसर मिल रहा है। मैं इसका आभारी हूँ। बहुत लंबा संघर्ष रहा आपका, और बीच में ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे आपके। आपके संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ और इस मुकाम तक कैसे आप पहुँचे? देखिए, यात्रा तो बहुत लंबी है, जैसा आपने कहा भी। मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे घर में कहा जाता था कि बड़ा होकर अधिकारी बनेगा। मेरे माता पिता का भी सपना था कि मैं बहुत मतलब बड़ा अधिकारी बनूं। और मुझे याद है कि मैं कक्षा 5 में था, तो मैंने एक अपनी डायरी में ये बात लिखी थी कि मैं बड़ा होकर अधिकारी बनूंगा। कालांतर जैसे जैसे शिक्षा मैंने प्राप्त की, मेरी एकेडमिक्स जो है वो शुरुआती शिक्षा कक्षा 8 तक मैं यहीं पे गांव के पास ही एक विद्यालय से मैंने ग्रहण किया। फिर मैं 9th से लेकर के और मेरी जो 12th तक की यात्रा रही वो मैंने प्रयागराज से लिया। जीआईसी प्रयागराज से मैं इंटरमीडिएट करने के बाद, जैसा कि लोगों का रुझान रहता है कि कोई ऐसा क्षेत्र चुना जाए जिसमें आप आगे जाएं और आपके पास जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ बनी रहें, तो मैंने फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया। और वो करने के बाद फिर जो एक संकल्प पहले का था कि मुझे कुछ अधिकारी बनना है, वो जीवन में कोई बड़ा काम करना है, उस दिशा में सोचने लगा। लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से, आर्थिक समस्याओं की वजह से फिर मैंने सोचा कि कोई ऐसा एक मुकाम पहले मिल जाए जिससे आर्थिक स्थिरता तो आ जाए, साथ ही साथ मैं अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपने निर्णय स्वयं ले सकूं। बीटेक आपने शुरुआत किया, जी। पहले से ही आपके अंदर इंजीनियर बनने की वो रही इच्छा रही होगी, आपने दगा कर दिया उस कोर्स से। जी, वो बात सही है, क्योंकि मैं बीटेक चूँकि एक जैसा
इंटरमीडिएट के बाद जो एक माहौल मिलता गया उस हिसाब से मैंने निर्णय लिया। लेकिन उस निर्णय के साथ साथ मेरा जो इस सेवा में आने का जो निर्णय था वो साथ साथ चल रहा था पैरेलली। ये आपका सेल्फ मोटिवेशन था या किसी ने मोटिवेट किया आपको? नहीं, ये तो मेरा अपना मोटिवेशन था और वो मोटिवेशन यही था कि मुझे किसी बड़े पद पे जाना है, खास करके सिविल सर्विसेज में जाना है, और इस दिशा में मैंने फिर वहीं से सोचना शुरू किया। लेकिन जब कोई मुकाम तब तक नहीं मिला, इसलिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में उतरा और मैंने अपने मन से फिर बीटीसी किया और शिक्षक बना। तब उसके बाद मेरे विचार में आया कि अच्छा, अब ये मुझे- बीटीसी जो शिक्षक आप बने, ये एक इत्तेफाक आप मानते हैं कि आपकी इच्छा थी शिक्षक बनने? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है। इत्तेफाक क्यों नहीं है? आपने किया बीटेक। हाँ, बीटेक के बाद जब मैं तैयारी के मूड में उतरा तो मैंने पहले वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट किया। वनडे एग्ज़ाम्स के साथ साथ मेरे दिमाग में ये आया कि अगर मैं शिक्षक बनता हूँ तो शिक्षक, चूँकि मेरी अपना एक शुरू से ही रुचि रही है लोगों को पढ़ाना, बीटेक के दौरान भी मैं बहुत से बच्चों को जो गरीब थे उन लोगों को भी मैं मुफ्त में शिक्षा देता था। तो एक तरह से मेरे मन में ये भावना भी थी कि शिक्षक बन करके एक समाज की भी सेवा कर सकता हूँ और साथ ही साथ मैं अपना भी आगे के लिए मुझे एक मार्ग मिलेगा। तो इसलिए मैंने ये कार्य किया। भाई देखिए, सबसे मोटी सैलरी होती है शिक्षक की, माना जाता है इंडिया में। पैसे के मामले में सुकून भी बहुत होता है। तो आप चुना अगर आपने, मतलब सिविल की तरफ आप आए, तो उसमें उद्देश्य क्या था आपके अंदर में? सैलरी अच्छी थी या पैसा कमाना? आपका क्या उद्देश्य लेकर आप उतरे? देखिए, उद्देश्य तो मेरा इसमें सैलरी का बिल्कुल नहीं रहा है, क्योंकि सैलरी तो मैं पा ही रहा हूँ और भगवान की कृपा से मेरी पत्नी भी सेवा में है। अच्छा, तो दोनों लोगों का बस मतलब तब भगवान, क्या ज़रूरत थी आपको सिविल में आने की? ये एक पैशन है जिसको कहेंगे, ये मेरा एक पैशन था। और मैं, कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं, चोट तो कोई नहीं है। कुछ लगता है, कुछ झील होती लोगों के अंदर? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था जो सपना जो मैंने सोचा था, जैसे एक जिद होती है अपनी, और जिद थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है। और वो सपना अगर मैं नहीं पूरा कर पाया तो मैं थोड़ा सा अपने आप को फील करूँगा कि मैंने अपने साथ न्याय नहीं किया। और चूँकि मैं चाहता हूँ कि बड़े पैमाने पर लोगों की सेवा कर सकूँ, समाज की सेवा कर सकूँ, वो मंच यहाँ पर जो है। क्या इससे आगे भी कोई सपना है? ऐसा है कि आप यूपी पीसीएस शुरू किया आपने, जी, कई बार आप फेल हुए होंगे। कितनी बार फेल हुए? फेलियर जो है 2020 से मैं लगातार मेंस दे रहा हूँ, पीसीएस का भी मैं मेंस दे रहा हूँ। तो मैंने लगातार इधर भी, इस बार मैंने फिर मेंस दिया है 2025 का, और ये मेरा 5वां मेंस है। तो लगातार मैं 4 बार, इतना पेशेंस आपने रखा, बार बार फेल हुए आप, 4 बार फेल हुए। जब फेल होते थे तो अपने को मोटिवेट कैसे करते? अब ये तो भगवान की प्रेरणा कहेंगे, और साथ साथ मेरी पत्नी जो मेरा बहुत सबसे ज़्यादा सहयोगी के रूप में काम करती हैं, वो भी मोटिवेट करती हैं लगातार जब फेल कहीं होते से हैं। कहीं बुस्टअप किए जाते रहे होंगे कि चलो कोई बात नहीं, आपको पैसे की कमी है क्या, क्या आपको सब कुछ तो मिल गया है, जी। इस तरह कहने वाला कोई? बिल्कुल, मेरी पत्नी का इसमें सबसे बड़ा रोल है। और जैसे कई बार क्या हुआ कि जब मेंस का रिजल्ट आया और हम देखे कि फेल हो गए, तो रोना आता था, हम लोगों को दुखी होते थे, वो भी दुखी होती थी। लेकिन फिर ये होता था कि नहीं, अभी जर्नी स्टार्ट रखना है। कुछ गुरुजनों का भी सहयोग मिलता रहा, जो बड़े सीनियर्स हैं वो लोग भी मोटिवेट करते रहे कि नहीं, आप लगे रहिए, निश्चित आप में वो टैलेंट है, आप एक दिन अच्छा करेंगे। तो वो सब बातें मतलब निश्चित रूप से मुझे बूस्ट करती रहीं, और मुझे इस मैदान से भागने नहीं दिया उसने मुझे। जी जी, सोशल मीडिया और डिजिटल गैजेट्स, इसने कितना कोऑपरेट किया? सोशल मीडिया का मैं बहुत आभारी हूँ। 2020 के बाद से, जब से कोविड आया, मैं पहली बार मैंने सोशल मीडिया का यूज़ कायदे से करना सीखा। सोशल मीडिया में 2 चीज़ें हैं, जो अच्छी दिशा में भी ले जाती हैं और आपको ख़राब दिशा में भी ले जाती हैं। तो सोशल मीडिया में मेरे साथ, चूँकि मैं धर्म से भी जुड़ा हूँ, अध्यात्म से जुड़ा हूँ, और इन चीज़ों ने मुझे प्रेरणा का काम किया। बहुत सारे जो महापुरुष लोग हैं जिनके मैं नियमित श्रोता हूँ, जिनका, उनकी जो स्टेटमेंट, जब मैं कभी निराश होता हूँ तो वहाँ से मुझे एक संबल मिलता रहा है। और सोशल मीडिया का रही बात तैयारी के क्षेत्र में, तो मैंने एआई का यूज़ किया। अच्छा, ये जो भी डाउट्स होते थे, मैं एआई से उन चीज़ों को तुरंत मैं अपने सामने उनको देखता था, वो डाउट्स क्लियर करता था। तो मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है। चैट जीपीटी, बिल्कुल, चैट जीपीटी का बहुत बड़ा रोल है तैयारी में। जी।
प्री मेंस इंटरव्यू तो इसमें निल है, जी। तो पीसीएस में चूंकि आप हुए नहीं, आप लोअर पीसीएस में हुए हैं समीक्षा अधिकारी पद पे, तो आप प्री मेंस की जो स्ट्रेटजी आपने बनाया उसके बारे में। देखिए, प्री और मेंस का मेरा बहुत सिंपल सा फंडा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने में विश्वास नहीं करता। मेरा बहुत सीमित संसाधनों पर मेरा काम रहा है। जैसे मैंने प्रीलिम्स के स्तर पे देखें तो हिंदी के लिए इसमें होता क्या है, सामान्य हिंदी ऑब्जेक्टिव का पेपर आता है प्रीलिम्स में, और एक जीएस का पेपर आता है। तो दोनों को मिला करके एक कंबाइंड मेरिट बनती है, उसी के आधार पे आपका प्रीलिम्स होता है। वो केवल स्क्रीनिंग स्टेज होती है, मेन जो मेरिट बनती है वो मेंस एग्ज़ाम पे बनती है। तो प्रीलिम्स के स्तर पे सिर्फ मैंने जो है इसमें घटना चक्र प्रकाशन होता है, उसके पूर्वावलोकन की सीरीज़ आती है हर विषय की, वो मैंने प्रेफर किया, और लूसेंट का मैंने प्रेफर किया, लूसेंट सामान्य ज्ञान का। और सामान्य हिंदी के लिए मैं डिकोड एग्ज़ाम की एक किताब आती है, वो मैंने किया, उसको बार बार मैंने रिवाइज़ किया, और इन्हीं सोर्सेज पे मैंने विश्वास रखा, और इसका परिणाम ये रहा कि प्रीलिम्स में मेरा हो गया। ये बताइए कि बहुत लंबा सफ़र रहा है आपका एजुकेशन का जर्नी, समय समय पे सफलताएं भी मिलती गई आपको, तो क्या लगता है कि सिविल भी हर साल अपना मोड चेंज कर रहा है? बिल्कुल। मैं पिछले 4-5 सालों के अनुभव की बात करूं, जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है, यूपीएससी के पैटर्न पे हुआ है, तब से हर साल यूपी पीसीएस का भी पैटर्न लगातार बदल रहा है। अभी मैं हाल फिलहाल 2025 के पीसीएस की बात करूं, तो इस बार का भी पेपर जो है वो यूपीएससी के पैटर्न को बिल्कुल टच करता हुआ पेपर आया था। बहुत ही विश्लेषणात्मक क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। इसके लिए अब ज़रूरत है समग्र तैयारी की। व्यक्ति तभी अच्छा कर पाएगा जब उसकी समग्र तैयारी होगी। जी। एक गोल पे आपको कंसंट्रेट होना जरूरी है कि प्लान बी रख के ले चल बी रखना जरूरी है आज? मेरा मानना है, अगर आपकी एज कम है, अगर आप बिगनर्स हैं, बिल्कुल 20, 21, 22 साल की उम्र के हैं, और आपके अंदर तब ज़्यादा पोटेंशियल होती है, ज़्यादा पोटेंशियल होती है उस समय, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति, अगर उसका पारिवारिक बैकग्राउंड भी अच्छा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो उसको सिर्फ प्लान ए पर 4-5 साल फोकस करना चाहिए। अच्छा। और अगर मान लीजिए आपकी एज थोड़ा ज़्यादा हो चुकी है, तो आपको प्लान बी पे काम पहले करना चाहिए। प्लान बी आपका जब तैयार रहेगा तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा। आप किस प्रोफाइल में अपने को मानते हैं? मैं तो अपने आप को प्लान बी वाले पे मानता हूँ, सेकंड प्रोफाइल पे, क्योंकि मैंने बहुत लेट तैयारी शुरू की। मैं लगभग 28-29 साल की उम्र के बाद से मैंने तैयारी शुरू की। जी। एक नज़ीर हैं जो लोग कहते हैं कि समय बीत गया। अभी भैया से बात कर रहे हैं कि 20 वर्ष आप अपने आचार विचार, अपने रहन सहन, अपनी जो आपका आईक्यू लेवल जैसा आप अपने को सेट कर लीजिए, आप अपनी आयु को आप इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ये लोग सोच नहीं पाते। इनको देखिए 28 साल की उम्र, जब लोग ओवर एज हो जाते हैं सिविल के पॉइंट, सिविल में तो ओवर एज ही हो सिविल गए, में 32 साल हो गए। आईएएस में ओवर एज। हाँ। जब आप ओवर एज हो गए, उसके बाद शुरू किया, वो आज इस मुकाम पर हैं। इसलिए कभी ये अपने मस्तिष्क में नहीं लाना चाहिए कि हमारी उम्र इतनी हो गई। यहाँ पर हमारे भारत में 70 साल तक के लोगों के लिए प्लान है, इसलिए आप उसके लिए कतई हताश न हो जाए। दूसरा आपका सवाल ये है कि डिजिटल गैजेट्स की वजह से कंपटीशन क्या टफ हुआ है? बिल्कुल, यहाँ मैं कहना चाहूँगा, जब से ये मीडिया और सोशल मीडिया, चैट जीपीटी या डिजिटल प्लेटफॉर्म की भरमार हुई है, कंटेंट की भरमार हो गई है पढ़ाई के लिए, तो अब इसमें एक दिक्कत ये भी आती है स्टूडेंट्स के सामने कि कौन सा कंटेंट चुनें, वो निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए किसी अच्छे सोर्स का हमें फॉलो करना पड़ेगा, किसी अच्छे मार्गदर्शक को का साथ चाहिए जो ये डिसाइड कर सके कि आपको पढ़ना क्या है। और ये जब आप अच्छे से डिसाइड कर लेंगे कि हमें इसी सोर्स पे टिकना है, इसी को बार बार करना है, तब आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ये आपका पड़ाव है या मंजिल? ये मैं तो कहूँगा एक अभी पड़ाव ही है, क्योंकि मंजिल क्या है? मंजिल के विषय में तो मैं कुछ आपको क्लियरली बता भी नहीं सकता, क्योंकि सपना तो बहुत बड़ा है, और ये तो सपना बड़े बड़ा है, लेकिन आपको एक निर्धारित चुका है। आईएएस आप दे नहीं सकते, यूपी पीसीएस ही आप दे सकते हैं, तो यूपी पीसीएस तक ही तो आपकी मंजिल होगी। वो तो सही है आपका, लेकिन नेता आपको बनना नहीं, राजनीति आपका कोई विषय नहीं रहा, कभी रहेगा भी नहीं जो व्यक्तित्व नजर आ रहा है आपको। जी जी। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि जीवन में कुछ चीज़ें प्रारब्ध की वशीभूत होती हैं। क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, अच्छा। मैं ज्योतिष का भी काम करता हूँ,
और मैंने अपने कुंडली को अध्ययन किया पहले। बहुत अच्छा स्कोप उधर भी था, ज्योतिष में भी, अध्यात्म साइड में, इधर कथावाचक कितना अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ये आप कहाँ बवाल में आ गए? इस पर बड़ा दबाव रहेगा नौकरी में आपको। नहीं, दबाव क्या, एक तरह से मुझे एक मंच मिलेगा, मैं अपने आप को मानता हूँ। तो उससे बेहतर मंच वो होता है आपका ज्योतिष वाला। जी, उसमें तो और उसका तो कोई सीमा ही नहीं है। बात तो आपकी सही है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर पहुँच करके आप लोगों के समक्ष अपने आप को पहली बात आप प्रमाणित कर सकते हैं कि ये काम करते हुए भी आप आगे इस फील्ड में जा सकते हैं। जी, ऐसा मेरा मानना है। कहीं न कहीं अंकित जी मान रहे हैं कि आप कितनी भी पंडिताई कीजिए, एक पद जरूरी होता है। आपकी जो आइडेंटिटी होती है उसी से आगे आपका व्यवसाय भी चलता है। कितने आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आज के समय में मैं आपको ज्योतिष के विषय में बताऊं, हमारे जो आदरणीय हैं, आदरणीय के.एन. राव सर, जो ज्योतिष के पितामह माने जाते हैं, वो खुद IRS रहे हैं। IRS रहते हुए ज्योतिष का बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। आज पूरे विश्व में देखे पूजे जाते हैं। और भी JN मिश्रा सर थे, हमारे आदर्श हैं, वो भी GST कमिश्नर थे, प्रशासन में रहे हैं लंबे समय तक और बहुत अच्छे जानकार थे। तो मुझे लगता है कि प्रशासन में रहते हुए, शासन में रहते हुए, मैं अपनी इस प्रतिभा का इस्तेमाल वहाँ कर सकूँगा। क्या आपको लगता है आप क्या काम करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिला? ये मान लीजिए कि आप SDM हो गए। जब आप की हो SDM, अब चूँकि आप लाइन लेंथ पे आप हैं, लाइन पकड़ चुके हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे पहला? देखिए, मैं चूँकि मैं जान रहा हूँ जहाँ पर आप पहुँचे हैं ये आपका पड़ाव है, आपने एक्सेप्ट किया है इसको। मैं जहाँ पे काम करता हूँ, प्राथमिक विद्यालय में जहाँ पढ़ाता हूँ, वहाँ पर मैंने देखा है ये बहुत निचले स्तर पे कि बच्चों के पास जो बहुत ही निचले बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनके पिता मजदूरी पर जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के साथ शिक्षा के लिए काम करने की बहुत ग्राउंड लेवल पर ज़रूरत है, पहली चीज़। और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण पे, बालिकाओं के लिए भी मैं देख रहा हूँ कि उनको भी उस दिशा में काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। तो मैं इस सेवा में अगर पहुँचता हूँ, ऊंचाई पर जाता हूँ, तो मैं सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से जो मुझसे बन पड़ेगा इस क्षेत्र में काम करने के लिए मैं करना चाहूँगा। एक सवाल लोगों का सवाल है, मेरा सवाल इसलिए नहीं क्योंकि उस सवाल पे मैं इत्तेफाक खुद नहीं रखता हूँ। कई घंटा पढ़ते थे, चवन्नी का सवाल। जी, इस सवाल को मैं सतह मानता हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं अपने पढ़ाई के दृष्टिकोण में शायद मुझे इतना लंबा समय इसलिए लगा क्योंकि मैं नियमित पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं रहा हूँ। वो चाहे परिस्थितियाँ रही हों, उन्होंने ऐसा करवाया, या जो भी हमारे सामने समस्याएं आती रहीं उनसे मैं रूबरू होकर के ऐसा करने लगा। कभी कभी मैं 1-2 घंटे ही पढ़ पाता था, कभी कभी हफ्तों महीनों किताब नहीं उठाता था। और फिर मैं जब एग्ज़ाम आता था, जो मेरा लक्ष्य रहता था, तो मैं कभी फिर मैं दिन रात एक भी कर देता था। तो घंटों को मैंने घंटों में मेजरमेंट नहीं किया। मतलब भी नहीं होता। घंटों का कोई मतलब नहीं है। लास्ट टाइम में मैंने 14-15 घंटे, 16 घंटे भी मैंने मेहनत की है, और 2-4 घंटे भी मैं लगातार पढ़ा भी हूँ। इस तरह से भी मेरे साथ रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ अगर आपको जल्दी सफल होना है तो आपको अपने जीवन में दिनचर्या पूर्वक 5 से 6 घंटे डेली पढ़ना चाहिए। अब आपको संवेदनाओं और भावनाओं के चक्रव्यूह में लेके चलता हूँ। आपकी ये इस मुकाम पर आप पहुँचे तो योगदान किसका आप मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मोटिवेशन की बात करें तो मेरी माँ जो पिछले वर्ष नहीं रहीं, माताजी ने और पिताजी ने सपना देखा था, और वो बचपन में मुझे बताते थे इस बात को कि बड़ा होके ये करना है। लेकिन जो वास्तविक तैयारी का जहाँ से फेज स्टार्ट हुआ, उस दौर में सबसे जो कठिन दौर रहा, उसमें मेरी पत्नी ने मेरा सबसे ज़्यादा सहयोग किया। और हम लोगों के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी अड़चनें, बाधाएं, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहीं, लेकिन उसमें भी वो घबराई नहीं। उन्होंने मुझे पूरा मौका दिया पढ़ने का, सहयोग करती रहीं। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कहा कि जो समाज के लोग हैं आपको भला बुरा भी कहें तो उससे आप व्यथित मत होइए, आप लगे रहिए, परिणाम जवाब देगा आपका। और शायद आज परिणाम है तो वो उनकी बात सही हो रही है। एक पत्नी का जो रोल होता है, कहने में थोड़ा आर्ड लगेगा, लोग उसको दूसरे तरीके से लेने लगते हैं। एक माँ का रोल होता है, क्योंकि जब आदमी डिमोटिवेट होता है तो एक वो, क्योंकि पत्नी जो चीज़ कहेगी शायद माँ बाप की कही हुई बात उतनी नहीं लगती है कि जितनी पत्नी की कही बात लग जाती है। अगर पत्नी और पति में मैं आजकल कंपटीशन देख रहा हूँ, लेकिन बहुत भाग्यशाली रहे
कि कभी उन्होंने भी ये रिस्क लिया कि कद अगर बढ़ जाएगा तब भी हम लोगों के बीच में डोर इतनी मजबूत है वो टूटेगी नहीं। पत्नी से इनके ज़रूर बात करना चाहूँगा। अंकित जी की पत्नी हैं साक्षी शुक्ला जी, आप शिक्षिका हैं। एक पहला सवाल मैडम आपसे ना, आपने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया एक तरह से। आज के समय में पति भी इस नौकरी में थे, आप भी थी, और ये तो अधिकारी बन गए। अब तालमेल कैसे बनेगा आपका? ये जो जिनकी सोच बहुत निम्न स्तर की होती है उनके संबंधों में ऐसी चीज़ें आती हैं। जिनकी सोच अच्छी होती है उनके संबंधों में ऐसा कुछ नहीं होता है अच्छा, कि पति अधिकारी बन गया तो आपको डरने की ज़रूरत है, हाँ, हाँ, या पत्नी कहीं बड़े पद पे चली गई तो डरने की ज़रूरत है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। आप ये मुक्त कंठ से स्वीकार रहे हैं कि पत्नी का मोटिवेशन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। तो आपके अंदर कोई झील थी, क्या थी आपके मन में जो आपने इनको मोटिवेट किया? मास्टर तो दोनों लोग थे, पैसा तो आ ही रहा था घर में। मैंने इनकी प्रतिभा को देखा और इनके रुझान को देखा। बहुत से लोग एग्ज़ाम देते हैं, मैं भी जान रही हूँ ऐसे लोगों को। जो चीज़ वो लगातार कर रहे हैं, पत्नी को बाहर भेज दिया, मायके भेज दिया, बच्चे को बाहर भेज दिया, फिर लगातार एक कमरे में बंद होकर वो पढ़ रहे हैं, फिर भी उनका नहीं निकल रहा है, लगातार नहीं निकल रहा है। पत्नी है, छोटा बच्चा है, साथ में होते हुए ये घर में अपने आप से तैयारी करे, इनका निकल गया। मैंने इनकी इस प्रतिभा को देखा कि अगर इनको थोड़ा मौका मिल जाएगा, थोड़ा सा सिर्फ, तो ये बहुत बेहतर कर लेंगे। अच्छा। मैंने इस चीज़ को समझा और लगातार इनका साथ दिया और रिजल्ट आ गया। मैडम चूंकि कैमरा नहीं फेस किए हैं इसलिए लग रहा है, लेकिन जितना खतरनाक सवाल था मेरा उतना ही सहजता से इन्होंने जवाब दिया। क्योंकि कभी कभी सवाल से भी लोग बहुत कहते भैया आपने पूछा कैसे, लेकिन मैं तो मानता हूं कि प्रश्न सब सही होता है, सवाल का जवाब देने वाला कितना बोल्ड है, उसका IQ लेवल क्या है, वो डिपेंड करता है। मैडम आप टॉप कर गई, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी धन्यवाद भैया। थैंक यू बहुत धन्यवाद। बोले।